ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संशोधन जो होता है, भारतीय संविधान में जो संशोधन करते हैं कौन से आर्टिकल के थ्रू करते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला एक सवाल पेपर में ये आएगा, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम भारतीय संविधान में संशोधन कौन से आर्टिकल के थ्रू करते हैं। तो आर्टिकल नंबर है 368। ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। आप सब इसको नोट कीजिए। जो हम भारतीय संविधान में संशोधन करते हैं वो करते हैं आर्टिकल 368 के थ्रू, और ये हमने कहाँ से ले रखा है? दक्षिण अफ्रीका से ले रखा है। इसको आप नोट कीजिए पहले। अब इसके बाद जब हम ये बात कर रहे हैं कि अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 368 के थ्रू होता है, तो ये हम इनिशिएट कहाँ करते हैं? इनिशिएट का मतलब है उसको स्टार्ट कहाँ कर सकते हैं। तो पेपर में एक सवाल ऐसा आता है कि हम भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए दोनों सदनों में से हम कहाँ पर उसको लेके आएंगे। तो हम किसी भी एक सदन में इस प्रस्ताव को हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिखिए LS और RS। LS स्टैंड फॉर लोकसभा या राज्यसभा। तो सवाल अगर पेपर में इस तरीके से आता है आपके कि संविधान में संशोधन की पहल कहाँ की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा, राज्यसभा, केवल विधानसभा। ऑप्शन नंबर डी संसद के किसी भी सदन में, यानी पार्लियामेंट में हम किसी भी उसमें सदन में हो सकता है आपका, लोकसभा या राज्यसभा में। तो आंसर क्या लगाएंगे आप? बोथ। कहाँ लगाएंगे आप आंसर? बोथ। तो अमेंडमेंट के लिए इनिशिएट हम कहीं से भी कर सकते हैं। लोकसभा में आप बिल ले आइए या राज्यसभा में ले आइए, कि जो पेपर में इस तरीके से आएगा। पहला क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट जो होता है, अमेंडमेंट होता है 368 आर्टिकल के थ्रू। तो ये पेपर में सवाल ऐसे आता है हिंदी में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352। तो आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकल 368 के थ्रू हम अमेंडमेंट स्टार्ट करते हैं, और ये जो लिया हुआ है हमने संयुक्त दक्षिण अफ्रीका से ले रखा है, साउथ अफ्रीका। ये चीज आप नोट कर लीजिए, और ये भी नोट करना है आपको कि जो अमेंडमेंट है वो किसी भी हाउस में हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है पेपर में कि पहला अमेंडमेंट है ना, इसकी डेट आपको याद रखनी है। ये वाली, ये पेपर में आता है कि पहला अमेंडमेंट ऐसे लिख देंगे, प्रथम संशोधन कब हुआ था। ठीक है, उसका ना ईयर पूछते हैं ये ऐसे, 1952, 1954, 1960, इस तरीके से। तो आपको डेट याद रखनी है कब हुआ था। 1951 में पहला संशोधन हुआ था, और पहले संशोधन में हमारे पहले शेड्यूल जो थे वो 8 थे, उसमें एक जोड़ा गया वो था 9th शेड्यूल। इसके अंदर लैंड रिफॉर्म की बात की गई थी, और इसके अंदर ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस लॉ को चैलेंज नहीं कर सकती किसी भी कोर्ट में। तो पहला अमेंडमेंट आप सबको याद रखना है। 42 अमेंडमेंट क्या कहता है? प्रिम्ब। इसके बाद 42 अमेंडमेंट बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, 42वां संशोधन। आपको इसमें ये डेट याद रखनी है। डेट, ईयर भी पेपर में ऐसे सवाल भी आ सकता है कि 42वां संशोधन कौन से ईयर में हुआ था, तो आपको इसका ईयर भी याद रखना है। ठीक है, 1976 में हुआ था। और इसमें ये 3 वर्ड जोड़े गए थे, आप इस चीज को भी नोट कर लेना। कौन कौन से हैं? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटिव। ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे प्रिम्बल में। देखिए, प्रिम्बल जो है वो है क्या? वो हमने यूएसए से लिया हुआ है। ठीक है, और लेकिन रसिया से भी हमने इंस्पायर होकर एक तरीके से इसके जो फिलॉसफी है ना वो रसिया की इसमें ज्यादा यूज हुई है। तो पेपर में सवाल अगर ऐसा आता है कि फिलॉसफी कहाँ से है, वो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है, और अगर हमें प्रिम्बल पूरा लिया कहाँ से, यूएसए से, तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये बात याद रखना, प्रिम्बल जो पूरा एजिटी जो हमने लिया है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको प्रिम्बल, वो हमने लिया यूएसए से। और जो इसका जो प्रिंसिपल है, ठीक है, इसकी फिलॉसफी जो है वो किसको शो करती है? वो रशियन के कॉन्स्टिट्यूशन को शो करती है। ठीक है, ये 2 चीजें याद रखनी है आपको। और इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, 42वें संशोधन में 42वें संशोधन में मैंने ये बताया था आपको कि जो हमने प्रिम्बल लिया है, प्रिम्बल ले रखा है हमने यूएसए से। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो वर्ड जो है जो इंस्पायर कर रहे हैं वो कहाँ से लिए हुए हैं? वो हमने रसिया से लिए हुए हैं। ये याद रखना है आपको। इसके बाद 44 अमेंडमेंट। 44 अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, 2 साल बाद ही, 1978 में। इसमें इन्होंने गृह युद्ध जो होता है, उन्होंने बोला था कि नेशनल इमरजेंसी जब लगेगी जब वहां पर लोग शस्त्र के साथ रिबेलियन हो जाएंगे, शस्त्र लेकर विरोध करेंगे। तो ये वाला वर्ड यहाँ से हटा दिया था इन्होंने। इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है, इस वाले हट को हटा के इन्होंने ये वाला वर्ड यहाँ पर लेके आया था कि आर्म के साथ, हथियारों के साथ अगर वो विरोध कर रहे हैं तो जब आप इमरजेंसी लगाएंगे। ये 44 अमेंडमेंट पे था। और इसमें एक और था जो राइट टू प्रॉपर्टी है। पहले हमारे 7 फंडामेंटल
थे हमारे राइट, उसमें से एक डिलीट हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी, ये 300A में आ गया था, ये लीगल राइट बन गया था। ठीक है, यहाँ तक मैंने आप सबको बता दिया था। अगला है 61 अमेंडमेंट। पेपर में सवाल इस तरीके से भी आता है कि वोटिंग की जो एज है वो 21 साल से 18 साल किस प्रधानमंत्री के काल में हुई थी। ठीक है, किसके प्रधानमंत्री के टाइम पीरियड में हुआ था। एक सवाल ऐसा आएगा पेपर में, एक सवाल ऐसा आएगा घुमाकर ही कि जो वो वोटिंग एज है 21 से 18 कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी। तो आप सबको याद रखना है 61 अमेंडमेंट था। ठीक है, उसमें एज जो थी 21 से कितनी हो गई थी, 18 साल हो गई थी। और ये किसने करी थी, ये कांग्रेस में पीएम थे राजीव गांधी। इनका नाम नोट कर लीजिए जरा सभी एक बार, राजीव गांधी, ये DHI है। ठीक है, ये जरा सभी एक बार नोट कर लीजिए। अमेंडमेंट नंबर 69, ये पेपर में हमारे बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है क्योंकि हम DSSP की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 69 जो अमेंडमेंट था, इसके थ्रू दिल्ली को NCT का दर्जा मिला। NCT का मतलब है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और इसके साथ ही यहाँ पर दिल्ली में विधानसभा की स्थापना हुई। विधानसभा की स्थापना हुई और जब यहाँ पर 17 सीटें डिस्ट्रीब्यूट की गई, 70 सीटों में दिल्ली का जो विधानसभा है वहां से लोग चुनेंगे अपने विधायक को। तो 69 अमेंडमेंट है कि दिल्ली को ये यहाँ पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दे रहे हैं और साथ साथ एक लेजिस्लेटिव असेंबली बना रहे हैं जिसके अंदर सीट कितनी होंगी, 70 सीटें होंगी। ये आपको याद रखना है। इसमें पेपर में एक चीज और आती है, DSSP ने 2-3 बार इस सवालों को इस तरीके से पूछा था। जो 69 अमेंडमेंट है उसका ईयर बताइए, तो इसका वर्ष अभी लिख लीजिए 1991। ये दो चीजें नोट कर लेना सभी, इसके साथ ही इसके नीचे 73 अमेंडमेंट मैं आप सबको बता ही चुका हूँ। 73 अमेंडमेंट है पंचायती राज को, इन्होंने एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन किया। पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर एक पंचायत जो है लॉ बना सकती है। 74 अमेंडमेंट, इसका ईयर याद रख लेना। और हाँ, एक इसमें पेपर में ये भी आता है कि ये अप्लाई कब से हुआ। पेपर में क्वेश्चन आएगा, देखो मैं जो 73 अमेंडमेंट है ये हमारा पंचायती राज से है। इसकी डेट सभी लिख लीजिए, पेपर में पूछा जाता है 24 अप्रैल 1993। ठीक है, एक बात सभी याद रखना, हाँ जी ये याद रखना था मैम, ये पेपर में बहुत बार ऐसा क्लोज भी आ जाता है 24 25 ऐसा भी लिखा आता है। यूपी में ज्यादातर, यूपी पीसीएस के एग्जाम में ज्यादातर आता है। ये आप सब जरा देखिए, अमेंडमेंट जो है 1992 में आया था, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हो रहा है, 1 साल के बाद हो रहा है। 29 सब्जेक्ट है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। और आप सब मुझे ये बताइए, पेपर में सवाल आएगा कि पंचायती राज का जो इलेक्शन है उसे कौन कराएगा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। सभी इसको नोट कर लेना। ग्राम पंचायत का जो निर्माण होता है आर्टिकल 40 के थ्रू होता है, 40 में। पेपर में बहुत बार आता है कि आर्टिकल 40 क्या है। आर्टिकल 40 है कि पंचायती राज के अंदर हम ग्राम पंचायत का निर्माण कर सकते हैं, इसका गठन कर सकते हैं। जो इनका मेंबर की टीम होगी ना, ये कौन से आर्टिकल के थ्रू होती है, आर्टिकल 40 के थ्रू होती है। और इलेक्शन जो है आपने इसका बता दिया, इलेक्शन इसका कौन कराती है, स्टेट गवर्नमेंट कराती है। जिस स्टेट में पंचायत होगी उसी स्टेट गवर्नमेंट को बनाना होगा। ठीक है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर इलेक्शन नहीं कराती तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। इसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है कि सबसे पहले ये कहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ था, ये हुआ था नागौर में। ये सबको याद है पहला, लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं, सेकंड पूछने लग गए हैं। सेकंड है आंध्र प्रदेश, सभी याद रखना इसको, ये आंध्र प्रदेश। मैंने अभी ये बताया आर्टिकल 40 के थ्रू हम ग्राम पंचायत का निर्माण कर सकते हैं। अगला मैंने बताया कि जो ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं, इसका पूरा खर्चा, इसकी पूरी जिम्मेवारी जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। इलेक्शन जो है, ये मैंने इलेक्शन के बारे में लिख दिया, इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट कराती है। मान लो स्टेट गवर्नमेंट बार बार डिले कर रही है, उसको इलेक्शन ही नहीं करा रही है, इसके इलेक्शन हर 5 साल में होने चाहिए, तो जो पंचायत कमेटी के सदस्य हैं वो कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि जो ये इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू जो हुआ था, ये सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में। लेकिन दूसरा कहाँ हुआ था, दूसरा पेपर में आ जाता है, तो ये कौन से स्टेट में हुआ था, आंध्र प्रदेश। ये बातें आप सबको याद रखनी है। पेपर में एक सवाल और भी आएगा कि पंचायती राज या 73 अमेंडमेंट जब इम्प्लीमेंट हुआ, जब आया, तो किसकी सरकार थी, PV नरसिम्हा राव की सरकार थी। इसको सभी नोट कर लेना। जो गवर्नमेंट जो थी वो किसकी थी, PV
नरसिंगा राव। ये चीजें आप नोट कर लीजिए। और सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट भी सबको मैंने बता दिए थे, 29 सब्जेक्ट है जिनके ऊपर ये कानून बना सकते हैं। चीज सभी और नोट करेंगे। यहां तक नोट करने के बाद मनरेगा जो है, जो हम लेके आए थे, ये कौन से आर्टिकल के थ्रू आया था। पेपर में बहुत बार सवाल आता है कि जो मनरेगा जो है, जिसके अंदर 100 डेज का काम की गारंटी मिलती है, वो कब आया था। वो आया था, वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 43। सभी इसको नोट कर लें जरा एक बार। मनरेगा जो है कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 43। मनरेगा के अंदर मैम जितने भी कर्मचारी हैं उनको 100 दिन के काम की गारंटी देती है राज्य सरकार, कि आपको हम 100 दिन का रोजगार देंगे, आप हमारे यहाँ इनरोल कीजिए। ठीक है सब, कि जो कमेटी कौन सी जो थी जिन्होंने इसकी पेशकश की थी, सबको नाम याद होना चाहिए। 2 कमेटियां बनी थी, एक बनी थी बलवंत राय मेहता की। ठीक है, इसका नाम लिखिए सभी एक बार, बलवंत राय मेहता। हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने 3 टायर की बात की थी। ठीक है, और एक और थे, वो थे अशोक मेहता कमेटी। इन्होंने 2 टायर की बात की थी। इन्होंने कहा कि जो ये जो है पंचायती राज, इसको आप 2 भागों में बांटिए, 2 लेवल पे होने चाहिए। तो पेपर में सवाल आ जाता है बार बार, कमेटी के ऊपर आ जाता है कि जो कमेटी जो है, इन कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, तो आप सबको पता होना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता ने दी थी 3 टायर की, 3 स्तर पे होनी चाहिए, और अशोक मेहता ने 2 टायर। ठीक है, ये इतना आप सबको याद रखना है। 74 अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट मैंने आपको बताया था, ये भी पेपर में सवाल। देखो, ये दोनों जब अमेंडमेंट हुए थे, किसकी सरकार थी, नरसिंहा राव की सरकार थी। ठीक है, इसके अंदर कोई मुझे बता सकता है कि कितनी सब्जेक्ट पर एमसीडी कानून बना सकती है, 18। कितने पे, 18 पे। ये आपको इतना याद रखना है इसमें। इसके बाद हमने अमेंडमेंट कर लिया, 61 कर लिया, 69 कर लिया, 73 आ गया अमेंडमेंट, 74 आ गया, 86 अमेंडमेंट मैंने आपको बताया था, ये आरटीई का था। ये किसमें ऐड हुआ था, ये ऐड हुआ था हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी पहले 10 से अब हो गई 11। कौन से अमेंडमेंट के बाद, 86 अमेंडमेंट के बाद। और इस अमेंडमेंट में ये जोड़ा गया था कि कंपल्सरी एजुकेशन जो है 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को, ये स्टेट का दायित्व बनता है कि वो उसको फ्री एजुकेशन देगा। तो 86 अमेंडमेंट है आपका एजुकेशन के लिए, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन के लिए। 97 अमेंडमेंट क्या है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, 61 हो गया, 69 हो गया, 73 अमेंडमेंट हो गया, 74 अमेंडमेंट हो गया, 76 अमेंडमेंट हो गया, फिर 97 अमेंडमेंट आप सबको याद रखना है। 97 अमेंडमेंट ये कहता है कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उन सबको एक संवैधानिक दर्जा मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिलेगा, और उसका संविधान उसकी रक्षा करेगा, प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, 97 अमेंडमेंट ये। आप एक जरा ये नोट कर लेना, ये आप सबको ना ये सभी याद रखना, 100 से लेकर 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, अभी तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 106 बार संशोधन हो चुका है। ये लास्ट था आपका अमेंडमेंट, लास्ट संशोधन था, जिसके अंदर वुमेन को 1/3 सीटें लोकसभा, विधानसभा, इन सब में रिजर्व की गई। ठीक है, वो अभी हम करेंगे। तो 100 अमेंडमेंट क्या था, 100 अमेंडमेंट के अंदर हमने जो बांग्लादेश के साथ और भारत के साथ जो बॉर्डर का डिस्प्यूट था ना, उसको दूर किया था। हमने कुछ लैंड उनको दे दिया था और कुछ लैंड इससे ले लिया था। तो आप सब ने जो मैं लिख रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। आप सबको पता होना चाहिए, 100वां जो हमारा संशोधन था वो हमने 2015 में किया था, और इसके अंदर हमने जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा था बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बॉर्डर के को लेकर, इससे रख रखाव को लेकर, तो हमने कुछ लैंड उनको दे दिया था और कुछ लैंड हमने उनका ले लिया था, जिससे एक बॉर्डर क्रिएट हो जाए जिसकी हम सुरक्षा आराम से कर सकें। याद रखना, जो ये जो 101 है ये भी याद रखना है आपको। ये कौन सा अमेंडमेंट है, ये जीएसटी का है। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, और इसको अमेंडमेंट को पास करने के लिए क्या किया था, आधे से ज्यादा, ठीक है, जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा राज्यों में जो होती है, वहां से इस बिल को पास करवाया गया था। ठीक है, ऐसे संशोधन करना आसान नहीं है। पेपर में क्वेश्चन आता है ये क्या है, ये जो हमारी यूनियन लिस्ट है, जो 3 लिस्ट है ना, उस लिस्ट में संशोधन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आधे से ज्यादा 28 राज्य हैं, मतलब 15 राज्यों में आपको इस बिल को समर्थन देना पड़ेगा, जब जाकर जो हमारी यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, इन तीनों में चेंज आता है। इसमें संशोधन करना इतना आसान नहीं है। तो 101 इसके बाद
102 अमेंडमेंट क्या बताया था। अमेंडमेंट जो होता है 3-4 तरीके से होता है। एक जो होता है भारतीय संविधान संशोधन में हमें जो भी लिस्ट है ना, जो टफ टफ है एक तरीके से, जिनको करना बड़ा ही मुश्किल है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करता है, तो वो अमेंडमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आधे से ज्यादा राज्य को, 28 राज्य हैं, 28 राज्यों का आधा हो गया 14 प्लस 1, मतलब 15 राज्यों में, स्टेट्स में आपको इस बिल को पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, सपोर्ट करेगी अगर 15 स्टेट्स करता है, तो जब जाकर हम जो हमारी लिस्ट है 7th शेड्यूल में जो लिस्ट है हमारी 3 लिस्ट है, इसमें किसी भी सब्जेक्ट में हम चेंज कर पाते हैं। ठीक है, तो जीएसटी जब हमने रिफॉर्म करा था उस समय ज्यादातर गवर्नमेंट जो थी बीजेपी की बहुत सारे राज्यों में थी, और जहां नहीं थी वहां पर उनका क्या था, अलायंस था। तो अलायंस के थ्रू उन्होंने इसको क्या करा, पास करवाया। तो ये जल्दी से इजी नहीं था कि जीएसटी को लेके पास करवाया जाए। कांग्रेस लेके आई थी, कांग्रेस को इन्होंने पास नहीं करने दिया था। जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी बहुत सारे स्टेट में, जब जाके लेके आए थे। इसी के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि आप टैक्स जो ले रहे हो, आपने जैसे कलेक्ट करा किसी स्टेट से बहुत सारा, 10 रुपए कलेक्ट कर रहे हो, आप उसको 2 रुपए दे रहे हो, तो इसके ऊपर बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। तो ये आपको याद रखना है, 101 अमेंडमेंट जो है वो जीएसटी का अमेंडमेंट है। आपके पेपर में बस सिंपल सा आएगा कि अमेंडमेंट नंबर 101 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 100, तो पहले ये अमेंडमेंट कर लेते हैं। 102 अमेंडमेंट क्या कहता है, 102 अमेंडमेंट जो है, जो हमने नेशनल कमीशन बनाया था बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला था। तो पेपर में आएगा जो 102 अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है, वो ओबीसी को क्या करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो देता है, एक तरीके से क्या प्रदान करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान करता है, एक संवैधानिक दर्जा देता है। ये एक संवैधानिक क्या देता है, संविधान में इसको क्या हो गया है, एक स्टेटस दे दिया गया कि हाँ ये एक कमीशन है, इसके जो मेंबर हैं वो इलेक्ट होंगे हर 5 साल में। जो है ना, ओबीसी को पहले स्टार्टिंग में रिजर्वेशन नहीं मिला था। ओबीसी में जो मंडल कमेटी जो बनती है बाद में, ठीक है, मंडल कमेटी 1992-93 में आती है, जब से ओबीसी को रिजर्वेशन स्टार्ट मिलता है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, एससी एसटी को शुरू से ही रिजर्वेशन मिली हुई थी, जो पूना समझौता होता है गांधी जी के लिए से उनकी सीटों पे जो होता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ना, जब 26 नवंबर को, तो रिजर्वेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि हाँ एससी एसटी जो है अभी इस ये जो तबका है, इनको इनकी जब ग्रोथ हो जाएगी तो हम इस स्टेटस को हटा लेंगे। ठीक है, ओबीसी को मिलता है 1993 जब मंडल कमीशन आता है, उसके बाद रिजर्वेशन स्टार्ट होता है, उससे पहले कोई भी रिजर्वेशन स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इतना सिंपल सा याद रखना, 102 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, ओबीसी को एक क्या करता है, नेशनल कमीशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेशनल कमीशन का मतलब हो गया कि अगर इन्हें अपनी आवाज उठानी है, अपनी कोई भी बात रखनी है, तो एक कमीशन इनको दे दिया गया है कि आप यहाँ पर अपनी बात रखिए। अब सुनिए 103 क्या है, 103 भी पेपर में आता है। 103 जो है, इसके अंदर जितनी भी जनरल कैटेगरीज हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के अंदर 10% रिजर्वेशन रखा है इन्होंने, किसके लिए, इकोनॉमी जो वीकर सेक्शन होगा, जिनके पास जो इनकम है 8 लाख से कम होगी, इनके अलग अलग क्राइटेरिया हैं, जो इसको फुलफिल करता है तो उसके लिए उन्होंने एक सर्टिफिकेट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसके थ्रू ईडब्ल्यूएस में कोटा मिल गया 10% गवर्नमेंट सीट्स पे। ठीक है, तो 103 अमेंडमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है, ईडब्ल्यूएस से, बस आपको इतना याद रखना है। इसके बाद 104 अमेंडमेंट ये कहता है कि इसने रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया सीटों का। देखो रिजर्वेशन प्रोवाइड ये जॉब में तो था ही, अब इन्होंने क्या करा 104 अमेंडमेंट में, इट प्रोवाइड द रिजर्वेशन सीट इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लोकसभा में और स्टेट की विधानसभा में जितने भी एससी और एसटीज हैं, इनकी सीटें रिजर्व कर दी गई कि यहाँ से एक मेंबर बन के आएगा, जो एमए बनेगा, एमपी बनेगा या एमएलए बनेगा, वो जो होगा उसकी कुछ सीटें जो हैं वो एससी और एसटी जो है शेड्यूल ट्राइब यहाँ से आएंगी। कब तक है, इन्होंने करा है 2030 तक के लिए, ये डेट भी याद रखनी है आप सबको। तो इसका मतलब यह है कि जो एमपी जो कहीं इलेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा जो ट्राइब रहते हैं वो मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जितनी भी ये आदिवासी एरिया है वहां रहता है। तो वहां पर जो है एक जनरल कैटेगरी का या ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जा सकता। वहां जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में वहां पर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वहीं से एक एससी कैटेगरी का या एसटी कैटेगरी का एक पर्सन इलेक्ट होगा, जो एमपी होगा उस जगह से, या अगर कोई भी एक राज्य है उस राज्य में से एमएलए सिलेक्ट होगा। इसका मतलब ये है। और ये कब तक है, 2030 तक के लिए। पहले क्या था, उससे पहले सीट का रिजर्वेशन नहीं था। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी एक ट्राइब एरिया है,
उस ट्राइब एरिया में कोई भी कैटेगरी का इंसान जाके इलेक्ट हो जाएगा तो वो उनकी बातों को सही से रख नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमारी बातों को सही से रखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे ही से एक पर्सन जो है वो सिलेक्ट होना चाहिए एमपी में या एमएलए में। तो 104 अमेंडमेंट ये कहता है कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं लोकसभा और स्टेट असेंबली में। वो जो मेंबर जो वहां से इलेक्ट होगा, लोकसभा से जो इलेक्ट होता है वो एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो भी विधानसभा में जो पर्सन इलेक्ट होते हैं वो एमएलए होते हैं। एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ के जो एमएलए जो बनेंगे, ये बनेंगे एमएलए और एमपी हैं, ये बनेंगे एससी या एसटी कैटेगरी का ही पर्सन वहां पर खड़ा होकर अपने वोट के लिए इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। अब सुनिए आप सब, अब इसके बाद 105 अमेंडमेंट ये कहता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट को, किसी भी राज्य की स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, XYZ, उनको ये देता है पावर कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके यहाँ पर सोशली और इकोनॉमिक, मतलब सामाजिक और एक तरीके से जो शिक्षा जिनको ज्यादा नहीं मिली हुई है, वहां के क्लास के लोगों को आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो 105 अमेंडमेंट कहता है कि आप एक संगठन वो बनाएंगे, कमीशन, जिसका नाम होगा SEBC, ठीक है, सोशली एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्लासेस। तो ये इसको प्रोवाइड करता है, ये स्टेट को पावर देता है कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके स्टेट में कौन सा पर्सन गरीब है, किसको ज्यादा नीड है, ठीक है। अब 106 अमेंडमेंट जरा देख लेते हैं। 106 अमेंडमेंट कहता, नहीं मैम मैंडेटरी है, ये करना ही करना है, ठीक है। अब 106 कम देखते हैं, ये अमेंडमेंट क्या कहता है। ये अमेंडमेंट कहता है कि इसके अंदर 1/3 जो सीटें हैं ये कहाँ कहाँ होंगी, आप सब जरा इसको प्लीज एक बार नोट कर लेना, पेपर में बहुत आता है। ये राज्यसभा में नहीं है, देखिए कहाँ पर है, ये लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और ये कहाँ पर है, दिल्ली के भी इसमें विधानसभा में भी है। तो 1/3 सीटें रिजर्व होंगी किसकी, वुमेन की। किसको मिलाकर इस 1/3 जो सीटें हैं, इसमें SC ST की तो अलग सीटें होती हैं वुमेन की, लेकिन ये जो टोटल जो होंगे, जैसे मान लो कहीं जो सीटें हैं वो है 99, तो इसमें जो 33 जो औरतें होंगी, फीमेल होंगी, वो फीमेल जो होंगी वो ऑल कैटेगरी की होंगी, उसमें SC ST की अलग फीमेल होंगी। इन सबको मिला के मतलब 33% जो सीटें हैं वो रिजर्व होंगी वुमेन के लिए। तो 106 अमेंडमेंट ये था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सभी एक बार, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ। लास्ट वाला अमेंडमेंट है 106, ये किससे रिलेटेड है, आप इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख लीजिए फटाफट। 1/3 सीट जो है ये पेपर में ऐसे आएगा, वुमेन के लिए है, कहां पर, लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 2 टाइप की असेंबली होती है स्टेट में, हर जगह नहीं होती, विधानसभा और विधान परिषद, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। ये आप ऐसे लिख लीजिए सर। हाँ जी, दिल्ली की विधानसभा में अब जो 70 सीटें हैं, इन 70 सीटों में से 1/3 अगर मैं अप्रोक्स लगाऊं, 3 से भाग करूं, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पर 23 सीटें जो हैं, इन 23 सीटों पे जो MLA जो बन के आएंगी वो वुमेन बन के आएंगी, फीमेल बन के आएंगी, ठीक है। ये इसके कहने का मतलब है। इसमें हुआ है, ये पेपर में आएगा भी कि 106 अमेंडमेंट है, कब हुआ, 2023 में इम्प्लीमेंट हुआ है ये, ठीक है, हो रहा है। आप न्यूज पेपर पढ़ोगे तो आप देखना, आप जो लोकसभा में या जहां भी इलेक्शन होगा उसमें 1/3 वुमेन को ही खड़ा करेंगे, वो सीट उनके लिए ही रिजर्व है, वहां पर मेल कैंडिडेट लड़ ही नहीं सकता, तो जीतेंगे वुमेन ही एक तरीके से। अगर 4 फीमेल के बीच में इलेक्शन का कंपटीशन हो रहा है, तो पहले क्या होता था, जब सीटें रिजर्व नहीं होती थी तो वहां से कोई भी मेल या फीमेल कोई भी आ जाता था, लेकिन अब इन्होंने 1/3 सीट कर दी, तो इसका मतलब है 1/3 सीट होगी ही होगी। हाँ जी, अब हम एक काम करते हैं, अमेंडमेंट थोड़े से हम लिखते हैं, देखते हैं आप सबको कितना याद है कितना याद नहीं है। फटाफट, पहला अमेंडमेंट क्या था, थोड़ा सा याद करना, ज्यादा लिखेंगे नहीं इसमें, बताइए। पहला अमेंडमेंट था और 9th शेड्यूल में था, हाँ जी, और लैंड से रिलेटेड था, ये बिल्कुल सही। तो ये इतना हमें याद करना है, अपने दिमाग में हमें ये बात याद रखनी है, और इसमें एक बात और याद करनी है कि ये जो अमेंडमेंट था वो इसमें हुआ था, इसका ईयर। तो यहाँ से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अगला जो अमेंडमेंट है 61 अमेंडमेंट, आपको इसमें पता है, इसमें जो वोटिंग की जो एज थी, ऐसे लिखोगे आप, ठीक है, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, वोटिंग एज जो थी 21 से 18 हो गई थी, ठीक है। और ये बताइए, इसमें राजीव गांधी जो थे वो क्या थे, PM थे। 69 क्या कहता है, 69 कहता है कि दिल्ली को इन्होंने किसका दर्जा दिया, NCT का दर्जा दिया है, और जिसके थ्रू यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, जिसमें 70 सीटों के ऊपर इलेक्शन होते हैं। 42 और 44 होता है 42वां संशोधन 1976 में। इसमें प्रिम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए थे, आप सबको याद रखना है, 3 वर्ड जोड़े गए थे,
और साथ के साथ फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं उसमें एक, हाँ इसमें 11वां जोड़ा गया था, जो 42वां था या 46वां 86 अमेंडमेंट था, जिसके अंदर आरटीई के थ्रू 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी। 44 अमेंडमेंट क्या था, थोड़ा सा याद कीजिए 44 अमेंडमेंट, और बाकी के अमेंडमेंट भी आपसे बताइए जरा, देखते हैं इसको कंप्लीट कर लेंगे हम। 100 क्या था, 100 अभी याद नहीं आ रहा, ऐसे लिखते हैं। 100 था बांग्लादेश और इंडिया के बीच में था, इसके अंदर हम लैंड चेंज किए थे, लैंड एक्सचेंज किए थे बॉर्डर सिक्योरिटी के पर्पज से। 101 था जीएसटी, ऐसे लिख के याद करना है। हाँ 102 था कि ओबीसी, ओबीसी का, हाँ जी। 103 क्या था, ईडब्ल्यूएस, वेरी गुड, ईडब्ल्यूएस के थ्रू 10% सीटें रिजर्व की गई थी। 105 था यहाँ पर वुमेन के लिए जो था 1/3 सीटें रिजर्व होंगी। हाँ जी 105, 104, हाँ जी SC ST का MP है, MLA बनेगा। ठीक है, ये है 105 अमेंडमेंट। क्या 86 जो अमेंडमेंट है वो फंडामेंटल ड्यूटीज में 11 जो है वो ऐड हुआ है पार्ट। हाँ आरटी, हाँ हाँ आरटीई के थ्रू ऐड हुआ है। और 97 के अंदर मैंने आपको बताया था कि जितनी भी सोसाइटीज हैं इनको एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पावर मिली है, जितनी भी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं इनको एक संवैधानिक दर्जा मिला है। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट सारे 90% एक तरीके से कर लिए अमेंडमेंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अमेंडमेंट था 73 और 74, ये सब हमें याद है। 73 और 74 के बारे में आप सब जरा बता सकते हैं तो बताइए। सबसे पहले पेपर में ये आएगा, ये अमेंडमेंट किससे जुड़ा हुआ है, पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। 29 सब्जेक्ट है इसके अंदर। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन पावर को करना है। स्टेट गवर्नमेंट इसका इलेक्शन कराती है हर 5 साल में। और 3 टायर पे था, बलवंत राय मेहता ने दिया था। नागौर, हाँ हाँ हाँ, और ये एमसीडी को 18 सब्जेक्ट के ऊपर पावर देता है। ठीक है, चलो गुड। अब हम एमसीक्यू को थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो आप सबको जो इसमें मैं चीजें बताऊंगा ना वीडियो रोक के, आपको वो चीजें नोट करनी है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको इसको आंसर पता है, सुप्रीम कौन है हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये है हमारा भारतीय संविधान, तो इसका आंसर बी है। इसके बाद जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये हमने कहाँ से लिया है जरा बताइए। सवाल देखिए, ये सवाल जो है इसका आंसर मैंने, पेपर में सवाल आता है फेडरल सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले फेडरल सिस्टम को समझेंगे। ये फेडरल सिस्टम होता क्या है, फेडरल सिस्टम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सभी याद रखेंगे, फेडरल का मतलब है संघीय। संघीय प्रणाली का मतलब होता है, जो हिंदी में आपने बहुत बार टर्म देखा होगा अपने 11th क्लास में जब पॉलिटी पढ़ी होगी, तो इस संघीय प्रणाली का मतलब होता है, ये जो वर्ड है फेडरल का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये पावर कहाँ दिखाता है, ये दिखाता है शेड्यूल 7 के, जहां पर 3 लिस्टें हैं, स्टेट की अलग है, इसकी अलग है। और साथ साथ फेडरल सिस्टम ये भी कहता है कि पावर तो डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं लेकिन ये यूनिटरी होगा। यूनिटरी का मतलब है ये नहीं कि आपने पावर ले ली और आप कहो कि हम भारत से अलग हो जाएं। तो फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि आपको पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, पावर दी जाती है, और साथ साथ यूनिटरी भी है कि आप भारत से अलग नहीं हो सकते। 28 राज्यों में कल को कोई राज्य बोलना चाहे कि मैं भारत से अलग होकर अपना राज्य, अपना एक देश बनाना चाहता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। तो फेडरल सिस्टम का मतलब ये है। और फेडरल सिस्टम हमने लिया कहाँ से, बहुत बार सवाल आता है, कनाडा से लिया हुआ है। ठीक है, इसको सभी नोट कर लेना, फेडरल सिस्टम ये होता है। इसके बाद अगला सवाल जो था कि भारतीय संसद प्रणाली का मतलब है, संसद तो आप सब समझ ही गए होंगे कि हमने जो पार्लियामेंट का पूरा जो कॉपी किया था, क्योंकि पहले से ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी, तो हमने उनके सिस्टम को ही एक तरीके से देखा था। तो कैसे होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो द्विसदन होते हैं, हाँ जी, द्विसदन जो होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, निचला सदन और ऊपरी सदन, बाइकैमरल लेजिस्लेटिव, तो इस 2 सदन की जो हमने एक तरीके से सिस्टम को अडॉप्ट किया था, वो किया था हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से। इसके साथ मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ लेके आया हूँ कि फेडरल सिस्टम होता क्या है। फेडरल सिस्टम को संघवाद कहते हैं। ये जो पूरी जो चीज है ये मैंने आपको बता दिया है पूरा एक तरीके से। मेन मेन लाइन यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखी है कि फेडरल जो गवर्नमेंट होती है उसके अंदर हम डिवीजन करते हैं पावर का, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, लोकल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, पंचायती राज के अंदर, एमसीडी के अंदर। अब हमने क्या किया, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, सबको हमने पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी उठाकर। ठीक है, और आप जरा यहाँ पर ये देखिए, इसमें ये भी लिखा है, इट हैज द फीचर ऑफ द बोथ फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम। ये आर्टिकल 1 कहता है कि जो इंडिया है वो क्या है, एज ए भारत है,
और वो क्या है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है, एक तरीके से संघों का ग्रुप है। ऐसा कोई भी एक स्टेट नहीं है कल को बोले कि नहीं हम भारत में नहीं रहना चाहते। तो फेडरल की आपको वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। फेडरल का मतलब संघीय होता है हिंदी में। इसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, साथ साथ पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक कंडीशन और यूनिटरी सिस्टम है। देखो यहाँ पर लिखा है ना, इट हैज द फीचर ऑफ द बोथ फेडरल एंड द यूनिटरी सिस्टम। ये याद रखना है आपको। और ये हमने लिया कहाँ से, ये हमने कनाडा से लिया। तो बहुत बार सवाल पेपर में आ जाएगा, तो याद रखना। अगला देखिए, ये जो एमसीक्यू है, अगला सवाल है समवर्ती सूची। आप सबको पता है हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है, ठीक है। अब सवाल में ये ऐसे भी आ सकता है कि 7वीं सूची के अंदर जो हमने समवर्ती सूची ले रखी है वो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। इसका आंसर आपको पता है। इसके बाद मौलिक जो कर्तव्य हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं, बताइए जरा कोई भी इसका आंसर। हाँ जी, करेक्ट है, रसिया से हमने लिया है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल भी यही है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा जैसे भारतीय संविधान में शामिल की गई है वो कहाँ से अपनाई गई है, ये भी हमने रसिया से ही ली है। सेम क्वेश्चन। हाँ, ओके। हाँ जी, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दोनों अलग है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट है आपका आंसर। ये याद रखना है सबको। एफडी जो है वो हमने रसिया से ली हुई है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और एफआर जो है वो हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। ये मैंने सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कराया था आपको। अब ये जरा मैं आप सबको बता दूं, ये मैंने आपको डिस्कस नहीं किया था। एक सरदार सरन सिंह कमेटी थी कांग्रेस के टाइम में। इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि आपने सबको अधिकार तो दे दिए, फंडामेंटल राइट तो दे दिए, लेकिन लोगों के कर्तव्य भी होने चाहिए। ये इन्होंने कब फील किया, जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1975 से 1977 के बीच में। तो इन्होंने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके आए। और ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये हमने लिया हुआ है रसिया से, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको पेपर में कभी कभी आ जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कौन सी कमेटी ने ऐड करी। तो आपको इसका नाम याद रखना है, सरदार सरन सिंह कमेटी, ठीक है। ये सब नाम याद रखना। तो पहली बार जो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर जो ये था कि कौन सी लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में, इसमें लिस्ट में। तो जरा नोट कर लीजिए कि 42 अमेंडमेंट जब हुआ था, 42वां संशोधन जब हुआ था, तो वो जो अमेंडमेंट था, उस अमेंडमेंट के थ्रू स्टेट लिस्ट से, देखो ये जो लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट लिखिए यहाँ पर, राज्य की जो सूची थी, राज्य सूची, उनमें से एजुकेशन, ये सभी इसको नोट कर लेना, एजुकेशन, ठीक है, वन, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, बर्ड प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड वेट एंड मेजरमेंट, ये ट्रांसफर होके कॉन्करेंट लिस्ट में आ गए थे। तो ज्यादातर जो पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, अब ये आप ये देखिए जरा, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विसेज का मतलब है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये जो है ये भी किसमें ऐड हो गया था, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया था। तो आप सब इस चीज को याद रख लेना। ये 3-4 नाम ही पेपर में बार बार घूम घूम के आते हैं कि कौन से जो है कॉन्करेंट लिस्ट में है या नहीं है। देखो मैं इसके एमसीक्यू में सवाल दिखाता हूँ। जैसे ये वाला सवाल है, इसमें तो पूछा हुआ है नागरिकता कहाँ से, ये आप सबको पता है, पार्ट 2 में है नागरिकता। और इसमें मैंने एक आर्टिकल बताया था, आर्टिकल आपको 11 बताया था, 10 बताया था, जिसके थ्रू पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकता है सिटीजनशिप के अमेंडमेंट को। 10 या 11 था, कोई बताएगा मुझे जरा। 11। और इनमें हमने नोट्स बना रखे हैं, बड़े सीधा दिखाए थे मुझे आज। अगला सवाल जो है इसमें आपको बताना था कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है, तो वो थर्ड है, क्योंकि इसमें जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये 4A में है, ना कि 6A में है। 6A में स्टेट के बारे में है। 5 + 6 को ऐड करने पे 11 आता है। 11 में रिलेशनशिप दे रखी है स्टेट और यूनियन के बीच में। अगला सवाल आप सबको इसका आंसर अब पता होगा कि पंचायती राज में जो ट्री टायर सिस्टम है वो कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, बताइए। 9 में करेक्ट आंसर है। हाँ जी, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो है ये थोड़ा सा आप इसको देखिए ना, इसके मैं आपको वो लेके आया हूँ। हाँ जी, आप सब जरा इसको एक बार सही से हिंदी में पढ़िए, हिंदी में क्या कह रहा है। देखो ये कहने का मतलब क्या है, विच पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। भारतीय संविधान का कौन सा भाग, अध्याय, संघ और राज्यों के बीच विधायकी संबंध से संबंधित है। तो चैप्टर 1 है। देखिए चैप्टर 1 में क्या है, देखिए जरा सभी, इसमें लिखा हुआ है पार्ट 11 जो है भारतीय संविधान का, ये रिलेशनशिप बताता है कि यूनियन और स्टेट के बीच में क्या होगा। वो फोकस करता है लेजिस्लेटिव पावर को और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। देखो यहाँ ये लिखा है, जो विधायक की शक्तियां होती है ना, विधानसभा से जो हम बिल बनाते हैं उनके बारे में और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताता है। चैप्टर 1 एड्रेस करता है, और ये आप सबको याद रखना है। चैप्टर 11 1, इसका चैप्टर जो 1 है
वो बताता है विधान सभा की शक्तियों के और जिम्मेदारियों के बारे में, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताता है। ये आप सबको इसका आंसर पता है कि लैंड रिफॉर्म का जो शेड्यूल था वो कब ऐड हुआ था, 7th में, 8th में, 9th में, 9th इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल था कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, ये आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसमें है ये कॉन्करेंट लिस्ट में पूछा है आपने, सभी सुनिए जरा। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसके अंदर राज्य सरकार और यूनियन गवर्नमेंट ये दोनों मिलके कानून बनाती हैं। चलो आपने पूछ लिया, बता देते। और यूनियन लिस्ट, एक मिनट, यूनियन लिस्ट होती है कि स्टेट लिस्ट होती है, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट में स्टेट जो राज्य सरकार बनाती है, कॉन्करेंट में दोनों मिलकर बनाते हैं। परमिला जी बताइए, आप ऐड कीजिए, क्या बता रहे थे आप? जी हाँ जी, इसमें कुछ ऐसी पावर है जो सब्जेक्ट मेंशन नहीं है कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, जो मान लो रेजिडुअल पावर जो होती है, जो इसमें मेंशन नहीं है, अज्ञात सब्जेक्ट है, उसके अंदर कानून बनाने का जो अधिकार है वो यूनियन के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, अगला सवाल आप मुझे ये बताइए। हाँ जी, सब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला यही सवाल आता है कि ये उद्देशिका की जो थी ये कौन लेके आया था? हाँ जी, नेहरू लेके आए, जवाहरलाल नेहरू।